सोचने वाली बात है ना? एक ऐसा देश जो दुनिया भर को बेहतरीन इंजीनियर्स देता है, लेकिन जब बात सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी की आती है तो उसे खुद दूसरों से खरीदना पड़ता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सीधा है। अगर हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स हैं, तो फिर हम अपनी सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? एक तरफ तो दिमाग की कोई कमी नहीं और दूसरी तरफ विदेशों पर निर्भरता। आखिर ये हो क्यों रहा है? और ये पहेली तब और भी उलझ जाती है जब हम इस नंबर पर गौर करते हैं। 15 लाख। भारत में हर साल लगभग इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई विकसित देशों को मिला दें तो भी हम शायद आगे निकल जाएं। फिर भी जब बात असल हाई एंड टेक्नोलॉजी की आती है तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां हों या हवाई जहाज के इंजन, ये सब कुछ हम बाहर से मंगवाते हैं। तो सवाल फिर से वही है, हमारे ये लाखों इंजीनियर्स आखिर कर क्या रहे हैं? तो इस इंजीनियर पैराडॉक्स की जड़ आखिर है कहाँ? हमारी पड़ताल का पहला सुराग छिपा है उन शब्दों में जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद उनका सही मतलब नहीं समझते। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में फोन, एप्स या मशीनें चलाने जैसी बातें आती हैं, लेकिन इसका असली मतलब है आविष्कार, कुछ बिल्कुल नया बनाना, एक ऐसी प्रोसेस तैयार करना जो पहले थी ही नहीं। और बस यहीं पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आ जाता है। भारत इंजीनियरिंग में माहिर है, मतलब किसी और की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करने में, उसे चलाने में, लेकिन खुद नई टेक्नोलॉजी बनाने में यानी इन्वेंशन करने में हम पीछे हैं। तो हमारा अगला सुराग हमें कहाँ मिलेगा? ये छिपा है फैक्ट्री और लैब के बीच के फर्क में। ये एक ऐसी एनालॉजी है जो साफ कर देती है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में भारत आज कहाँ खड़ा है। इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है आईफोन। देखिए, आईफोन डिज़ाइन होता है कैलिफोर्निया की लैब में, लेकिन उसे असेंबल किया जाता है भारत की फैक्ट्री में। असली वैल्यू, असली इनोवेशन उस डिज़ाइन में है, असेंबली में नहीं। भारत फैक्ट्री है, लैब नहीं। ये फर्क हमारी और चीन की नीतियों में बिल्कुल साफ दिखता है। जहां चीन ने विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी सीखी और अपनी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, वहीं हमने तैयार माल का आयात किया और अपना ध्यान आईटी सर्विसेज पर लगाया। नतीजा, आज चीन दुनिया को मशीनें बेच रहा है और हम अपने इंजीनियर्स। लेकिन ये सिर्फ सरकारी नीतियों की बात नहीं है, असली जड़ें तो और भी गहरी हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। एक ऐसी सावधानी की संस्कृति है जो हमें नए रास्ते अपनाने से रोकती है। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव ही कुछ ऐसी रखी गई थी जिसका मकसद था आदेश मानने वाले क्लर्क बनाना, न कि सवाल पूछने वाले आविष्कारक। आज भी हमारा पूरा सिस्टम एग्जाम पास करने पर जोर देता है, एक्सपेरिमेंट करने पर नहीं। और बिना एक्सपेरिमेंट और रिस्क के कोई आविष्कार हो ही नहीं सकता। और यही सोच फेलियर को लेकर हमारे नजरिए में भी दिखती है। जहां सिलिकॉन वैली में फेलियर को सीखने का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, वहीं हमारे यहाँ ये अक्सर एक कलंक बन जाता है। अब जब फेल होने का डर इतना ज्यादा हो तो कोई रिस्क लेना ही क्यों चाहेगा? तो फिर हमारे सबसे ब्रिलियंट माइंड्स जाते कहाँ हैं? ज्यादातर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर सरकारी नौकरी जैसी सुरक्षित जगहों पर। स्टार्टअप्स जहां असली इनोवेशन होता है, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क है और हमारा समाज रिस्क को पसंद नहीं करता। अब आती है अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हार्डवेयर। हमें ये समझना होगा कि एक लैपटॉप पर कोड लिखना और एक फैक्ट्री में जेट इंजन बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए एक जेट इंजन बनाने के बारे में। इसके लिए आपको लगभग 20,000 सप्लायर्स के साथ काम करना होगा, खास तरह की धातुएं बनानी होंगी और फिर दशकों तक उसकी टेस्टिंग करनी होगी। ये एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसे आप यूट्यूब वीडियो देखकर रातों रात खड़ा नहीं कर सकते। और ये समस्या हर लेवल पर है। हमारी सरकारी रिसर्च में बजट और ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें हैं। बैंक रिस्क वाले आइडिया में पैसा लगाने से डरते हैं और हमारे निवेशक भी उन जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां मुनाफा जल्दी मिले, न कि 20-30 साल बाद। तो इन सभी सुरागों को जोड़ने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी समस्या की असली जड़ क्या है?
तो आखिरी बात यह है, समस्या हमारे लोगों की प्रतिभा में बिल्कुल नहीं है। समस्या है एक पूरे इकोसिस्टम की, एक ऐसे माहौल की जो नए आइडिया को जन्म दे, उन्हें पाले पोसे और आगे बढ़ाए। भारत के पास इसी इकोसिस्टम की कमी है। हमने लोगों को सिस्टम चलाने के लिए तो तैयार कर दिया है, लेकिन नया सिस्टम बनाने के लिए नहीं। तो इसे कैसे बदला जा सकता है? हमारे शिक्षा को रटने की बजाय एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देना होगा। हमारे समाज को फेलियर को एक सीख के तौर पर अपनाना होगा। हमारी फंडिंग को रिस्की लेकिन ज़रूरी आइडियाज़ तक पहुंचाना होगा। और हमें सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि असली मैन्युफैक्चरिंग की नींव रखनी होगी। और जब तक ये बुनियादी बदलाव नहीं होता, तब तक ये कड़वी सच्चाई शायद बनी रहेगी